मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ है प्रदीप पंड्या। और प्रदीप, लगातार बाजार में तेजी और कल जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 11,000 के ऊपर तो अब मार्केट को जाना ही है। कल बस वो 1-2 पॉइंट के लिए रह गया था और आज फाइनली खुलते से ही हमने 11,000 का लेवल पार किया और पूरे दिन अच्छी खासी तेजी और उसके ऊपर बंद भी हुए, जो आज का हमारा सवाल था। लेकिन प्रदीप, आज बैंक निफ्टी काफी वॉलेटाइल था। वो एक प्रॉब्लमेटिक कहीं ना कहीं सिचुएशन लग रही है। वैसे भी कल वीकली ऑप्शन एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। इसके पहले जरूर हम तेजी में जा रहे हैं इस पूरे ऑप्शन एक्सपायरी के दिन, लेकिन बैंक निफ्टी काफी वॉलेटाइल था आज। कहीं ये कोई संकेत दे रहा है? संकेत केवल इतना ही दे रहा है कि इस हफ्ते के टारगेट हासिल हो चुके हैं। ओके। अब इस सीरीज में आप ज्यादा लोभ ना करें। ओके। अगली सीरीज की, यानी अगली वीकली सीरीज में आप तेजी करें। इनफैक्ट निफ्टी पे भी मेरी राय यही है कि आप देखिए, आज सुबह भी हमने बात की थी कि 11,050, 11,100 के आसपास एक हर्डल है इस इमीडिएट सीरीज के लिए, लेकिन निफ्टी में तो फिर भी जगह है, बैंक निफ्टी में बिल्कुल जगह नहीं है। ओके। तो वहां पर आपको अब अगर कॉल ऑप्शन लेना है तो किसी भी गिरावट में आप अगले हफ्ते का कॉल ऑप्शन लीजिएगा। कल के ट्रेड में भी, आज भी दिन भर हमने यही राय दी आपको, तो वो आपके लिए ज्यादा मुनाफे का होगा। इस सीरीज में आप फंस सकते हैं। कल की एक्सपायरी मुझे नहीं लगता कि 27,700 के ऊपर हो पाएगी। तो 27,600 के आसपास जहां आज हमने क्लोज दिखाया है, या उसके और नीचे आकर के आपको निफ्टी की एक्सपायरी होती हुई दिखाई दे सकती है, निफ्टी बैंक की एक्सपायरी होती हुई दिखाई दे सकती है। और निफ्टी के लिए 11,050 आज का एक पड़ाव था और उसके ऊपर हम नहीं निकल पाए। अब इसके ऊपर अगर आप निकलते हैं तो उम्मीद कर सकते हैं कि आप शायद 11,100, 120 तक के लेवल कल के ट्रेड में आते हुए देखें। इमीडिएट टारगेट वही बनते हैं। ओके। तो बैंक निफ्टी शायद सुस्त रह सकता है, निफ्टी में थोड़े अपटेक्स देखने मिल सकते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए एटलीस्ट। हाँ, लेकिन अगर आपको कल अब नई बाइंग करनी है तो निफ्टी पे भी मेरी राय यही होगी कि आप अगली हफ्ते की ऑप्शन लीजिएगा। इस हफ्ते का ऑप्शन अब कॉल ऑप्शन अब आप ना लें। जो लोग तेजी करना चाहते हैं। दूसरा तरीका जो अंतिम दिन होता है, काफी लोग दिन के दौरान ट्रेड करके बनाते हैं, और उनकी स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप जोर से अगर बाजार कभी 50-60 पॉइंट निफ्टी नीचे आ जाए तो वो एक ऑप्शन खरीद लेते हैं सिर्फ इंट्राडे ट्रेड के लिए। उस तरह की स्ट्रेटेजी आप लगा सकते हैं अगर आपके पकड़ में वो सही लेवल्स आ जाते हैं तो। उस ट्रेडर के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग थोड़ा 2-3 दिन का व्यू लेकर के चल रहे हैं, उनके लिए बेहतर होगा कि वो अगली सीरीज का, अगले हफ्ते का कॉल ऑप्शन खरीदें। चलिए, अगले हफ्ते के कॉल ऑप्शन पे फोकस करें, ज्यादा बेटर होगा। आप सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अशोक मकवाना पूछ रहे हैं दिलीप बिल्डकॉन पे क्या व्यू है। इनफैक्ट प्रदीप, मुझे याद है इस क्वार्टर के नतीजे जब से आए हैं इस कंपनी के, ये 10% रोज चलती थी। अभी भी यही हाल है। पिछले महीने आए थे, मुझे याद है, क्योंकि मैं मिड कैप लिंक में इसको रोज लेता था। पिछले महीने से ये 10 हफ्ते रोज 10% रोज चलता तो डबल हो जाता। बीच में तो वो जो मार्केट खराब था तब गिरा, वो बात अलग है, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन स्विंग इस काउंटर में देखने मिला। उसके बाद देखिए, स्विंग तो अभी पिछले हफ्ते से ही बना है। और हमने कल सुबह, पहले ठंडा पड़ गया था, उसके पहले नतीजों के बाद लगातार चला था। नतीजों के आसपास इसमें हलचल थी, उसके बाद एक खामोश रहा, साइडवेज काफी वक्त तक देखने को मिला, और उसके बाद हमने देखा स्टॉक में एक तेजी बनती हुई कल से नजर आई है। कल हमने ये स्टॉक बिल्कुल वक्त पे पकड़ा भी था, वहां से करीब 100-125 रुपए की कमाई हो चुकी है। हमने 470 के आसपास ये स्टॉक पकड़ा था, और आज 600 के करीब आया है। अब इस समय ऐसी राय आ रही है कि एक अच्छी तेजी हो गई है 2-3 दिन के अंदर, तो थोड़ा सा अटक सकता है यहाँ पर। अब बाय ऑन डिप्स की सलाह होगी, थोड़ा इंतजार कीजिए। अगर एक अच्छा करेक्शन आता है तो फिर दोबारा एंट्री लीजिएगा। देखिए, हाई बीटा स्टॉक है और इसमें वो सारी जो डर थे, सारी शंकाएं दूर नहीं हुई हैं अभी तक, तो धीरे धीरे चलेगा। लेकिन अब जब डिप आएगा तो ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ खरीदारी का मौका लोग ढूंढेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो 50-60 रुपए के आसपास की गिरावट यहाँ से आती है, तब आप एंट्री लें। अब बहुत देर हो गई है, अब ऐसे भागती हुई ट्रेन पे चढ़ना नहीं चाहिए, मेरी राय यह है। फिर वो ट्रेन चाहे राजधानी हो, शताब्दी हो, या वो कौन सी आई है, नहीं, ट्रेन 18, कितनी भी अच्छी ट्रेन क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी ट्रेन क्यों ना हो, भागती ट्रेन में चढ़ना बहुत खतरनाक होता है। भागती ट्रेन में नहीं चले, गिरावट में खरीदारी करें। लेकिन स्पर्श गुप्ता NBCC 60 रुपए के भाव पे 1000 शेयर लिए हैं, सजेशन चाहते हैं कि क्या करना चाहिए NBCC पे। मेरा व्यू बहुत इस पे पॉजिटिव नहीं है, और काफी वक्त से हम यही मानते रहे। इस समय यहाँ पे एक ठीक है अपस्विंग देखने को मिल रहा है, और इस अपस्विंग में ये स्टॉक अभी तो ऊपर जा रहा है। हो सकता है कि अभी और थोड़ा चले, 65 के आसपास तक के लेवल भी आपको दिखाई दे सकते हैं। उससे ज्यादा ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो ये देखिए, इस समय स्टॉक चल रहा है, लेकिन जब बाजार में दूसरे ऑप्शन खत्म होने लगते हैं तो जो स्टॉक बहुत नीचे के लेवल पर मिले, लोग वहां खरीदारी करते हैं। ये एक लैगार्ड है और लैगार्ड ही रहेगा। आपको उछाल के दौर में मिड कैप में भी लीडर्स को चुनना चाहिए, और वो लीडर्स चुनने की कोशिश हम आपके लिए लगातार पूरे दिन करते हैं। आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स हम रिकमेंड कर रहे हैं, आप उनके साथ जाइए। NBCC में अभी वक्त है, इसको बॉटम, अभी ये बॉटम बनाने की प्रक्रिया में ही है। ये जो बाउंस आया है ये भी उस बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन का हिस्सा है, क्योंकि
आप देखिए इनके हाथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट आ चुके हैं और उसके एग्जीक्यूशन में अभी वक्त लगेगा और वो मुनाफे तक ट्रिकल डाउन होने में आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इतनी जल्दी आपको उसका फायदा मिल पाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। मेरा ये मानना है कि चुनाव के बाद सरकार फिर से पीएसयूज पर अपनी क्या रणनीति बनाती है और खासतौर पे इस कंपनी को इस सरकार ने, मोदी सरकार ने बहुत सारे ऑर्डर दिए और इसकी बिल्कुल कई सारे एम्बिशियस प्रोजेक्ट हैं जिसको आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में इसके लिए एक अगले दौर की तेजी बन सकती है और उन प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग मंत्रालयों की एक भूमिका होगी, रेगुलेटरी बॉडीज की थोड़ी सी भूमिका होगी। तो वो अगर प्रोजेक्ट शुरू होते हैं और फिर आपको एक अच्छा तगड़ा एक्सपेंशन फिर से देखने को मिलेगा तो वो दौर आने में अभी थोड़ा सा वक्त है, इसलिए मुझे बहुत जल्दी नहीं है, मैं थोड़ा इंतजार करूंगा। चलिए इंतजार कीजिए। अगला अंगद कुमार झा, विजया बैंक देना बैंक मर्जर विद बीओबी टू बी इफेक्टिव April 1st। आई हैव देना बैंक 500 क्वांटिटी 12 रुपये 70 पैसे के आसपास, क्या करना चाहिए? कल तो प्रदीप ये लास्ट ट्रेडिंग बंद हो जाएगी ना कल लास्ट डे है देना बैंक और विजया बैंक में ट्रेडिंग करने का, उसके बाद से इनमें ट्रेडिंग बंद हो जाएगी तो आप अपनी पोजीशन काट लीजिए पहले तो। नहीं, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, हाँ बैंक ऑफ बड़ौदा मिलेगा, वो तो है, वॉब मिलेगा, ऐसी हाँ। कोई चिंता की बात नहीं है कि आपको बैंक बेच ऑफ के बड़ौदा जाना है। मिलेगा, वो बात हाँ। है। तो आप निश्चिंत रहें, अब इसमें कुछ सोचने समझने की जरूरत तो है नहीं। जब बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर आ जाएंगे उसके बाद उसको रखिएगा। अगर आप ट्रेडर हैं और ये लॉक इन नहीं चाहते हैं तो बात और है, वरना मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे फिलहाल कोई दिक्कत है। सरकारी बैंकों की एक रीरेटिंग हो रही है और आपने जब ये स्टॉक ले रखे थे तो इसका मतलब है कि आपको सरकारी बैंक पसंद है। तो अब ये जो कंबाइंड नया बैंक ऑफ बड़ौदा बनेगा वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बैंक होगा, दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक होगा, तो इसको लेकर के व्यू पॉजिटिव रहेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। अगर परसों से ये स्टॉक दिखाई ना दे आपको ट्रेड करते हुए तो घबराएं मत नहीं। लेना। अच्छा, एक सवाल बंधन बैंक पे आया है, भार्गव माधवानी पूछ रहे हैं 505 पे इन्होंने लिए हैं 1200 शेयर। भार्गव जी, बंधन बैंक बहुत ही अच्छा स्टॉक है और इस पर हमने लगातार खरीदारी की ही राय दी है, अभी भी वो व्यू बदला नहीं है। बंधन बैंक के लिए आपके लेवल के आसपास अब ये आ गया है। आपने कब एंट्री ली मुझे नहीं पता, आपने आज ही एंट्री ली या पहले ली थी और अब ये लौट कर आया है, जो भी व्यू हो, लेकिन यहाँ पर आपके लिए तेजी का कॉल बरकरार है। बंधन बैंक का मुझे लगता है कि ये बॉटम बना चुका है। काफी जो बुरी खबरें थी, रेगुलेटरी एक्शन हुआ था, ब्रांच खुलनी बंद हो गई थी, वो सब इसने पचा लिया है और अभी एक बार फिर से वापस देखिए वो 700-800 के लेवल तक वापस लौटेगा। थोड़ा वक्त दीजिए इसको और बने रहिए। इस स्टॉक से आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि दो ही तो लाइसेंस आए हैं। देखिए IDFC जो फर्स्ट बैंक है और दूसरा बंधन बैंक, जो दो नए लाइसेंस मिले हैं पिछले करीबन 16-17 साल के बाद ये दो लाइसेंस आए थे। तो अब इनका ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं उससे बड़ी वैल्यू क्रिएट होने वाली है। तो ये दोनों ही स्टॉक बंधन के साथ साथ IDFC फर्स्ट बैंक भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और इनके लिए नज़रिया थोड़ा लंबा रखिए क्योंकि ये नया बैंक बन रहा है, सेटअप हो रहा है, प्रोसेस में है। अगर मेरे पास ये स्टॉक हो तो मैं इसको 5 साल तक कम से कम होल्ड करूंगा। तो पोर्टफोलियो के स्टॉक से बने रहिए, इन स्टॉक्स में ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं यहाँ पे रमेश कुमार, मारुति पे 1 साल का व्यू चाहिए इनको। मारुति पे 1 साल का व्यू है कि आप गिरावट में खरीदारी करें, 6,500 के आसपास के लेवल बहुत अच्छे हैं खरीदारी के लिए और ये अब आपको वापस से अगले साल भर में पहले 6 महीने शायद अच्छे रिटर्न ना दे लेकिन अगले 6 महीने में उसकी पूरी भरपाई कर देगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। चलिए संदीप नागपाल, न्यू इंडिया एश्योरेंस का बताएं सर, आज इसमें हुआ क्या था प्रदीप? 12-13% के आसपास की तेजी देखने मिली थी। आज ये स्टॉक 2020 में शामिल हुआ था। ओके, तो सबसे बड़ा ट्रिगर तो यही था। मेरे हिसाब से तो यही था। देखिए सरकारी कंपनियों में एक जबरदस्त तेजी देखी जा रही है और इंश्योरेंस कंपनीज में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है, तो इसको इन दोनों का फायदा मिला। लिस्टिंग के बाद आपको याद होगा न्यू इंडिया एश्योरेंस की जो लिस्टिंग हुई थी नवंबर 2017 में, उसके बाद इसने हाई बनाए थे 380-82 के आसपास के और वहां से करीब करीब ये आधा हो गया था स्टॉक। अब इसने फिर से चलना शुरू किया है, तो निचले स्तरों पे अब लोगों को ऐसे स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं। जब आपका व्यू फिर से पॉजिटिव हो रहा है तो आप अच्छे स्टॉक ढूंढना चाहते हैं, जो मैंने पहले भी कहा था कि आउट परफॉर्मेंस ढूंढिए, लीडर्स ढूंढिए। इंश्योरेंस एक लीडर है, तो आप HDFC स्टैंडर्ड लाइफ खरीदिए, आप SBI लाइफ इंश्योरेंस खरीदिए, आप ICICI प्रू लाइफ इंश्योरेंस खरीदिए, आप ICICI लोम्बार्ड खरीदिए और आप न्यू इंडिया इंश्योरेंस खरीदिए। चाहे तो ये 5-6 जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं इनका एक पोर्टफोलियो बना लीजिए और इसको आप होल्ड कीजिए।
इंश्योरेंस एक ऐसी स्टोरी है हमारे देश में जो अगले 10 साल 20 साल के दौरान बहुत ही शानदार ग्रोथ दिखाने वाली है। अभी भी इंश्योरेंस काफी कम लोगों के पास है और वो लगातार बढ़ेगा। तो ये इस तरह की थीम है जिसको आप लेकर के निश्चिंत हो सकते हैं, और इतने वेल रेगुलेटेड कंपनीज हैं कि यहाँ पर कोई भी गड़बड़ होने की आशंका बहुत कम है। फिर भी जब आप पोर्टफोलियो रखते हैं 5-6, उनमें से एक में कोई दिक्कत हुई तो बाकी उसकी भरपाई कर देंगे। ये स्ट्रैटेजी है आपके लिए, आप इस थीम पे जरूर निवेश करें। और ये स्टॉक अपने हाई से आधे दाम पे आज मिल रहा है, तो लोग वो मौका छोड़ना नहीं चाहते। आप भी ये मौका ना छोड़ें। चलिए, मौका ना छोड़े। और अगर इंश्योरेंस लेते तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से इंश्योरेंस लेना पड़ता है, उसमें से एक है स्पिरिट्स। और कुंदन सिंह यूनाइटेड स्पिरिट्स पे व्यू पूछ रहे हैं, बाय किया इन्होंने 630 पे, तो अब इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? क्या ये बने रहें या फिर निकल जाएं? किस भाव पे लिए? 630। यूनाइटेड स्पिरिट्स ओके 560 पे है, तो फिलहाल नुकसान में है। यूनाइटेड स्पिरिट्स में देखिए एक अच्छी तेजी वाला स्टॉक तो है, ये स्टॉक मजबूत है, लेकिन पिछले कुछ समय से थोड़ा साइडवेज मूव में है। तो तेजी का वो जो दौर था उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगा है। अभी भी यहाँ से आगे मुझे लगता है कि इसकी तस्वीर बहुत साफ नहीं है, लेकिन आपके लेवल आएंगे। मेरे हिसाब से ये स्टॉक पिछले 2-3 हफ्ते के दौरान जो तेज़ी पकड़ रहा है, फिर से पार्टिसिपेट कर रहा है, उसमें ये आपको कम से कम 650-700 तक के लेवल दिखाएगा। तो एक बार आप अगर 700 के आसपास आता है, वहाँ पर मुनाफा वसूली करने की सोच सकते हैं। इमीडिएट तौर पे हालांकि इसको थोड़ा सा हर्डल है 600 रुपये के आसपास, तो 560 से 600 ये पहला एक ट्रेड बनता है। 600 के ऊपर अगर टिक पाता है तो वहाँ से ऊपर मुझे लगता है कि 660 से 680 ये दूसरा टारगेट स्टॉक में बनेगा। लेकिन इस समय ये थोड़ा सा पिछले पाँव पे चलने वाला स्टॉक है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि इसकी जो आउट परफॉर्मेंस थी ना वो थोड़ी सी कम हो गई है। इसलिए ऊपर के लेवल अगर आपको मिलते हैं, ऊपर के अगर वो 660-680 वाले लेवल आते हैं, वहाँ पे ज़रूर एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए। चलिए, 660-680 के लेवल पे प्रॉफिट बुक कीजिए। रामेंद्र सेंगर, जेके टायर बाय 92.50, 6 महीने का व्यू चाहते हैं। रेमंड बाय 824, 3 डेज का व्यू चाहते हैं, 3 दिन का व्यू। ओके, वो 3 दिन का व्यू तो देना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन जेके टायर जो आपने पूछा है, ये स्टॉक मैंने इनफैक्ट कल रिकमेंड भी किया है ऑटो एंसिलरीज में, जहाँ पे बॉटम बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इस समय ये स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है मुझे, क्योंकि वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता है। 210 रुपए तक के इसके जो हाइस थे, या 195 के हाइस थे रिसेंट, वहाँ से अभी तो देखिए आधे दाम पर भी नहीं है। तो यहाँ से बॉटम बना रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है। तो मुझे लगता है ये अगर आपको 110, 115, 120 के भी लेवल दे दे तो क्या दिक्कत है। आज हमारे यहाँ जो 12:30 का शो था उसमें मेरे ख्याल से संदीप जैन का ये पिक था, और मेरे ख्याल से उन्होंने तो 150 के ऊपर के भी लक्ष्य दिए थे। हाँ, तो देखिए अगर ये से टायर स्टॉक्स में भी ना एक साइकिल होता है। इस समय ऑटो स्टॉक्स का साइकिल मंदी में है, तो टायर का भी साइकिल मंदी में है। जब ये टर्न होगा तो टर्न अराउंड होने के बाद तो पूरी संभावना है कि 200 रुपए तक वापस से स्टॉक जा सकता है। लेकिन इस समय तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये बहुत टर्न अराउंड ना भी हो तो भी आपको ट्रेडिंग के लिए बड़ा अच्छा मौका है। तो इस बाउंस में आपको 120 तक के लेवल, 130 तक के लेवल भी आ सकते हैं। कल सर्वेंद्र कह रहे थे कि 130 तक के लेवल आप ले सकते हैं, मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है। तो यहाँ पर आपके लिए मौका अच्छा है, बने रहिए। ये स्टॉक अभी बहुत अच्छे लेवल पर आपने एंट्री ली है, अगर इस समय आप एंट्री ले रहे हैं। 3 दिन के लिए रेमंड, हाँ, ये कौन बताएगा। 3 दिन के लिए 824 पे स्टॉक लेकर के आप क्या करेंगे, आई डोंट नो। रेमंड लेकिन स्टॉक देखिए तेजी में है इस समय। इस स्टॉक पे मेरा व्यू पॉजिटिव है पिछले कुछ वक्त से। एक्चुअली ये स्टॉक 2020 माफ़ कीजिएगा, पंड्या का फंडा में मैं कवर करने वाला था, पर कर नहीं पाया। उस दिन मैं आया नहीं, और उसके बाद इसने ऐसी रफ्तार पकड़ ली कि फिर मेरे हाथ नहीं लगा। लेकिन 3 दिन का व्यू मेरा ये है कि ये स्टॉक एक अच्छी तेजी दिखा चुका है। अब आप इसमें अगर एंट्री ली है इन्होंने 824 की एंट्री है, तो अब देखिए आपको मौका मिले तो एक बार निकलिए। 3 दिन के व्यू से ये थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो किसी भी उछाल में आपको निकलने की राय होगी। आज के लेवल थे 830 के, 834 क्या रहेंगे, 824 ना। हाँ, तो आज का हाई था 833 के आसपास। अगर आपको कल बाउंस में इसी लेवल के आसपास मौका मिले तो एक बार निकल जाइए, फिर नीचे लेवल पर एंट्री लीजिएगा। इतना ज़्यादा गर्म हो चुका है इस समय, बहुत रिस्की है। इसलिए मेरे ख्याल से अब यहाँ पर आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा लंबा नहीं, अगर नज़रिया है आपका तो फिर आप बने रह सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा लग रहा है कि अपनी चाल बदलने वाला है। और जैसे ही ये अगर मान लीजिए कि 885
900 के ऊपर अगर ये निकल जाता है, जिस दायरे में ये काफी वक्त से है, तो फिर इसमें नई तेजी बनेगी। लेकिन वो लंबा वाला व्यू है। इस समय चूंकि आप 3 दिन का व्यू मांग रहे हैं, तो कल उछाल में निकलने की राय हो। चलिए उछाल में निकली। अच्छा प्रदीप, एक सवाल तो ये अच्छा बनता है वैसे भी, सुजलॉन 6.5 रुपये में 12,000 शेयर सरफराज आजम लेके बैठे, ये 1 साल का व्यू चाहते हैं। अब ऐसे काउंटर में 1 साल का व्यू तो पता नहीं कैसे लेंगे, लेकिन स्टॉक पे प्रदीप क्योंकि वो 3.5 रुपये के बाद जब चलना शुरू हुआ ना, तो काफी लोग अब चालू हो गए कि क्योंकि यहाँ पे नए इन्वेस्टर के आने की वजह से आप वो असर देख रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे जब सांघवी साहब आए थे तब भी कुछ हुआ नहीं। अब ठीक है, एक इन्वेस्टर के आने से थोड़ा बहुत आपको इस पे मूवमेंट दिख रहा है, पर मुझे इसके बेसिक बिजनेस मॉडल पर भरोसा नहीं है। और बार बार जितना भी पूंजी इस कंपनी में डाली जाती है उससे कोई फायदा होता नहीं है, रियल टर्न अराउंड होता नहीं है। मेरी राय यही है कि आप इससे जितना हो सके दूर रहें। स्टॉक पे पैसे बिगाड़ने की, गंवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये व्यू कभी अगर बदलेगा तो बदलेगा, पर फिलहाल तो मैं इस स्टॉक को देखता भी नहीं हूँ। इसलिए इनफैक्ट हाल के आंकड़े भी मुझे ध्यान में नहीं है कि इन्होंने क्या रिजल्ट कैसे दिया है। क्योंकि जब बेसिक बिजनेस मॉडल पे ही दिक्कत हो तो इसका मतलब क्या है? देखिए हर उछाल में बिकवाली आएगी। अब वो कब आएगी आपको पता नहीं है। आपने खबर देखी, मोमेंटम देखा और स्टॉक मिला 5 रुपए का, तो बड़ा अच्छा लगा कि आप 5,000 शेयर लेंगे तो भी 25,000 ही होते हैं। और अगर आपने लाख शेयर ले लिए, 5 लाख ही तो लग रहे हैं अगर आपके पास इतने पैसे हैं, उस चक्कर में लोग ले लेते हैं। लेकिन चांसेस है कि 5 लाख चले जाए पूरे, ये भी हो सकता है। हाँ, आधे तो कभी भी हो सकते हैं ना। और फिर जब ऐसे स्टॉक जो फंडामेंटल नहीं होते ना, जब ये गिरते हैं तो फिर सर्किट टू सर्किट आते हैं। ये हमने इस स्टॉक पे अनुभव कई बार लिया है, कई बार किया है, इसलिए दूर रहिए। चलिए बेटर होगा। एक आखिरी सवाल लेते हैं। कुशाल धार चौधरी, ब्रिटानिया 3,300 पे खरीदा था सर इन्होंने, क्या करना चाहिए? वो लेवल से नीचे तो आ चुका है ये स्टॉक, कितने पे अभी? 3,300 पे 3,026 के आसपास के लेवल हैं। लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकते तो रुकिए, इस स्टॉक में आपका पैसा बन जाएगा, इतना तो पक्का है। इन्होंने कुछ बताया क्या? कुछ सोच रहे हैं? बताया नहीं, इसके लिए मैंने कहा कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए रुकना चाहते हैं तो रुक जाइए, लेकिन प्रदीप मीडियम टू नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता। अगर ब्रिटानिया आपको पसंद था तो आपने बिल्कुल हाई पे क्यों लिया? ये इस समय की रेंज का हाई है। वाकई में लोग हाई कैसे पकड़ लेते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपने कैसे एग्जैक्टली उस लेवल पर एंट्री ले ली। क्या आपने वाकई में पोजीशन ली है? अगर आप था नहीं, ये मुझे वाकई में शक है कि आपने हाल के हाईज का लेवल मुझे बताया कि आपने वहां पे एंट्री ली। लेकिन अगर आप इतनी अच्छी एंट्री लेते हैं तो आपको वहां पे शॉर्ट करना चाहिए ना, जब आप टॉप इतना अच्छा पकड़ लेते हैं तो। देखिए उस समय अगर आपने इतनी ऊपर के लेवल पर एंट्री ली है तो मैं ये मानूंगा कि आप ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टर नहीं है। जो इन्वेस्टर होता है वो गिरावट पे एंट्री लेता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए लिए नहीं, तो आप गलत सोच रहे हैं, आपकी स्ट्रैटेजी में गड़बड़ है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर आपने गिरावट में 2800 पे एवरेज क्यों नहीं किया? अगर आप वाकई में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप घुसे तो थे तेजी में, फंस गए तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो गए। कृपया ऐसी स्ट्रैटेजी ना रखें, कृपया अपने पैसे ना गंवाएं, अपनी कैपिटल को सेफ रखें। ये स्टॉक अच्छा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं और अगर आप इस तरह से इतनी तेजी के बाद किसी स्टॉक में एंटर होते हैं तो वहां पर एक स्टॉप लॉस लगाएं, वहां पे निकले और दोबारा से री एंट्री लें। और अगर आप वाकई में इन्वेस्टर हैं तो जब स्टॉक कमजोर होता है, ऊपर के लेवल से कोई भी अच्छा शेयर जब आपको 5% नीचे मिले वहां एंट्री ले, और 5% नीचे मिले तो और एंट्री ले, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोचें, तब आपके हाथ में पैसे आएंगे। वरना आप वेल्थ नहीं बना पाएंगे जो बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं। और आप जितनी वेल्थ बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आप हमें सुनेंगे और देखेंगे, इसलिए हमारा इंटरेस्ट इसमें है। इसलिए हम आपको ये थोड़ी सी कभी कभी कड़वी बातें कहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहे। जैसे मैं ये समझता हूँ कि जिस भी निवेशक से मेरी बात हो रही है उसका पैसा दरअसल मेरे खुद की कमाई का पैसा है, और उस लिहाज से हम आपको राय देते हैं। तो इस समय आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्टॉक से थोड़ी सी कमजोरी का रुख है, हो सकता है कि ये फिर से 2700-2800 के लेवल रीटेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। आप चाहे तो कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है वहां पे एवरेज करने में, क्योंकि आपको एक अच्छे करेक्शन पे ये स्टॉक फिर से मिलेगा। इस समय क्या हो रहा है, HUL भी देखिए आज कमजोर था। अब लोग एग्रेसिव हो रहे हैं, जहां पे ज्यादा रिस्क है। अब लोग, अगर आप मेटल खरीद रहे हैं, अब लोग एग्रेसिवली और ज्यादा बैंक और NBFCs खरीद रहे हैं, इंफ्रा खरीद रहे हैं, बहुत सारे मिड कैप में ऑप्शन है वो खरीद रहे हैं, तो ऐसे सेफ स्टॉक से निकल रहे हैं। इसलिए आपको ये स्टॉक अभी और नीचे एवरेजिंग का मौका देगा, उसका फायदा उठाइए। चलिए ठीक है, एवरेजिंग का मौका देगा, फायदा उठाइए, लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है, ये याद रखिएगा। चलो विदा लेते हैं प्रदीप यहाँ। ओके, तो अब आपसे विदा लेते हैं, कल फिर से जुड़ेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तब तक के लिए सी यू, बाय, नमस्कार।